आप सबके यकीनन खैरियत से होंगे, जो अपने घरों में बैठ के मुझे देख रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जी, औरत का सबसे मुश्किल मरहला होता है जब वो सुबह उठती है और उठने के बाद जब वो सोचती है कि आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा। फिर उसके बाद दिन गुजरता है, कभी कोई उसको मशवरा दे देता है, कभी कोई नहीं भी देता। और फिर वो पड़ोसन से पूछती है कि तुम क्या बना रही हो। फिर पड़ोसन कहती है मैं तो कड़ी बना रही हूँ। कहती है ये तो मैंने कल ही बनाई थी। अच्छा, मैं आज क्या बनाऊँ। अब ये चीज़ें सब रोज़ के हर घर का मसला है, चाहे वो मेरा घर हो चाहे वो आपका घर हो। हर घर में यही मसला होता है कि जी आज खाने में क्या पकेगा। और जब दोपहर में पका लेते हैं तो उसके बाद जब रात आती है तो फिर रात में सोचते हैं कि अब क्या बनाएं, दोपहर में तो ये बना लिया था, चलो दोपहर वाला ही खा लेंगे। या फिर कुछ यूँ होता है कि यूँ होता है कि अगर दाल चावल बने हो तो दोपहर में तो रात में कीमा या कबाब बना लिए जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला है और ये मसला हमेशा रहेगा। तो बेहतर यही है, इसके लिए बहुत आसान सा हल है। एक चार्ट बनाएं और उस चार्ट के अंदर आप 30 दिन के खाने, दोपहर का अलग और रात का अलग, ये करें। और अगर आप ये भी कर सकते हैं कि 2 हफ्ते के बाद वो खाने रिपीट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जब आप चार्ट लिखना शुरू करेंगे तो आपके जो खाने हैं वो खुद ब खुद दिमाग में आते रहेंगे। और आप एक चार्ट बना लें, अगर उसको अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें तो कर लें। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी दिन अगर आपने कोई चार्ट बनाया है और आपके घर वालों ने मना कर दिया है कि नहीं हम ये तो नहीं खाएंगे आज, तो फिर ये होता है कि उसी चार्ट के अंदर आपको दूसरे दिन के जो दूसरा दिन आएगा उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, आप उसमें भी बना सकते हैं देखकर। तो सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि हर चीज़ अगर ऑर्गेनाइज्ड हो तो बड़ी आसानी हो जाती है ज़िंदगी में। क्योंकि चार्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि आपके समझ में नहीं आएगा, उस वक्त आपको याद ना आए। हो सकता है कि हाँ हम ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी लिखी हुई कि जो उस वक्त तो आपके जहन में आ गई होंगी और आपने उसके ऊपर लिख दी, लेकिन जिस दिन आप सोच रहे हैं कि आज क्या बनाना है उस दिन आपके जहन में नहीं आ रही। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में थोड़े छोड़ते जा रहे हैं, पसंदे हो गए, कोफ्ते हो गए, इस टाइप की चीज़ें बहुत कम बनती हैं। और बहुत कोई मेहमान कभी आ जाता है शाज़ो नादिर तो उसके लिए कभी एहतमाम हो जाता है, वरना हम ये बनाते नहीं। जबकि सबसे आसान चीज़ें यही हैं। क्यों, क्या ख्याल है, कोफ्ते आसान है ना बनाने या मुश्किल है? जल्दी भी बन जाते हैं, बस डाल के छोड़ दो, खुद ही पकते रहेंगे। उस मुर्गी को तो भूनो, ये करो वो करो, इतनी देर तक। काफ़ी मुर्गियां तो ऐसी आजकल आ रही हैं जो कि बिल्कुल गाय और बकरे के गोश्त की तरह है, जो कि पता नहीं कितना उसको पका लो वो गल जाती, सड़ जाती, लेकिन ब्लड उसमें से निकलता ही रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। समझ नहीं आता है कि कौन सी नस्ल की मुर्गियां हैं जो कि गल के सड़ जाती हैं लेकिन उनका ब्लड ही नहीं ख़त्म होता, वो निकलता ही रहता है। तो जी, खाना पकाना औरत का सबसे बड़ा मसला है। और रोज कभी कभी ऐसे भी होता है मियाँ से भी झाड़ पड़ जाती है, अरे भाई तुम्हारा काम है, मुझसे क्या तुम रोज रोज पूछती हो, तुम्हारी मर्जी, जो बनाना है बनाओ। आप में से कितनी खवातीन ऐसी हैं जो रोज अपने बच्चों से या अपने शौहर से या अपने घर वालों से या अपनी फैमिली से रोज पूछती हैं कि भाई आज क्या बनाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कितनी खवातीन ऐसी हैं जो रोज सोचती हैं ये? अच्छा, अब मुझे बताएं जवाब क्या मिलता है आगे से? जवाब जो बच्चों की मर्जी होती है फिर उसी हिसाब से बनाती हूँ। रोज टेंशन सुबह होती है दोपहर में क्या बनेगा, शाम में क्या बनेगा। जो अपनी मर्जी से बनाती हूँ तो फिर बच्चे तैयार नहीं होते। हाँ, ये भी होता है वाकई। और आपने हाथ उठाया था जी, इनको दीजिएगा माइक जी। और कहते हैं मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप खुद पका लें, ये आपका मसला है ना, ये आपका मसला है। सही बात है। मियाँ हज़रात कहते हैं कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जब मेरा रास्ते में चलते चलते पेट्रोल खत्म होता है मोटरसाइकिल का, तब मैं तुम्हें फोन करके पूछता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। जी, आगे जो बैठी हैं ये। हाँ जी। हमारे हस्बैंड तो कहते हैं कि जो पकाना ना अपनी मर्जी से पका लो। फिर उन्हें कहा जाता है ना कि ये पका ले, तो कहते हैं ये नहीं, ये तो 2-3 दिन पहले खाया था, कुछ और बना लो। फिर कुछ और बोलो, फिर वो कहते हैं नहीं कुछ और बना लो, कुछ और करते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से ही बनाना पड़ता है। फिर वो कहते हैं ये बना लिया, फिर से ये आगे आएगा। बस उनकी यही बातें रहती हैं। यही होता है, बना लो तब भी खुश नहीं होते, नहीं बनाओ तब भी खुश नहीं होते। और ये रोजमर्रा के मसाइल हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है मर्द हज़रात अपना लंच लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर दूसरों का लंच मिलके खा लेते हैं, और फिर जब घर आते हैं तो रात को वही पका हुआ होता है। तो फिर अब ये घबराहट में बता भी नहीं सकते कि भाई दोपहर में भी यही खाया, रात में भी यही खाया। अब हम तो जी, हमारी जो पाकिस्तान की औरत है उसका सबसे बड़ा मसला ज़िंदगी का सुबह उठते ही ये है कि आज खाने में क्या पकेगा। और आज हम आपको बताएंगे कुछ 1-2 रेसिपीज खाने में जो कि थोड़ी सी मुख्तलिफ हों, क्योंकि देखें खाने तो वही रहेंगे,
जिंदगी में खत्म नहीं हो सकते। जो हम लोग खाते हैं वही रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाकिस्तानी खाने छोड़ के चाइनीज बनाना शुरू कर दें, इटालियन शुरू कर दें। ये तो शाज़ो नादिर कभी खा लेते हैं, महीने में कभी 2 महीने में एक दफ़ा कि जी चाइनीज़ खा लिया, चलो अच्छा चलो आज इटालियन खा लिया या ये खा लिया या वो खा लिया। लेकिन जो हमारे खाने हैं असल में तो रिवायत जो हमारी है वो ही रहेंगे, वही आलू गोश्त, वही पुलाव, वही बिरयानी, वही दाल चावल, वही भिंडी की सब्जी, ये सब कुछ वही रहेगा, वही दालें काली पीली नीली। लेकिन मसला ये है कि उसको चेंज कैसे किया जाए। चेंज आप ऐसे कर सकते हैं कि उसकी रेसिपी थोड़ी सी बदल दें। जब आप रेसिपी बदलेंगे तो उसका जायका खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर आप फर्ज करें कि आप दाल, चले मुझे बताएं दाल कैसे बनाती हैं, आप बताएं मुझे दाल कैसे बनाती हैं। माइक दीजिएगा इनको। आम जो दाल होती है पीली दाल, वो कैसे बनाती हैं आप? पीली दाल, हाँ, मसूर, मूंग मसूर की जो मूंग मसूर की दाल। हाँ, तो मूंग की दाल तो हम लोग बनाते हैं, थोड़े से हल्दी और मिर्चें हैं, सारा सा धनिया टमाटर वगैरह सारे काट के, हाँ, और ना उसको भून लेते हैं तेल में। फिर ना तेल में भून के और डाल देते हैं और हल्का पानी डालते हैं और ऐसा लगाते हैं दम पे कि उसी में गल जाए वो, उसी में गल जाए। जी सही। और एक में बनाती हूँ हरी प्याज, हरी पत्तों वाली प्याज और आलू। तो उसका ये होता है कि उसको काट लेते हैं, सफेद वाली प्याज को पहले और हरी वाली को बाद में काटते हैं। उसको काट के पहले ना वो जो व्हाइट वाली होती है उसको ब्राउन कर लेते हैं। जब वो ब्राउन हो जाती है उसके बाद हरी छोड़ते हैं, उसके बाद आलू जो कटे होते हैं उसको छोड़ देते हैं और टमाटर जो है ना बहुत ज़्यादा डालते हैं उसमें और उसको दम पे बस उसको गलाते हैं। फिर भून के फिर आप खाएं कि आपको क्या मज़ा आएगा। वाह वाह, वही हम खाएंगे। अच्छा, आप जिस तरह आपने दाल का तरीका बताया, एक तो ये तरीका है जिसमें आप टमाटर भी डाल दें, धनिया भी डाल। एक तरीका ये है कि आप दाल में सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर हल्दी मिर्चें डाल दें, नमक तो बाद में डलता है वरना दाल नहीं गलती। अच्छा, वो डाल के आप पका लें, उसको पकाना शुरू करें। जब दाल गल जाती है तो उसको, अरे मुझे भी बताने देना, अपना बता दिया आपने। तो जब दाल गल जाती है जब दाल गल जाए तो उसको अच्छी तरह घोट के उसमें पानी डाल के जितना आपको पतला रखना है पतला रखें। उसके बाद जो उसका भगार, असल में दाल का जो भगार होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप भगार किस चीज का लगा रही हैं। अब जब आप उसमें भगार लगाएंगी तो आपने जीरा डाला, उसके बाद कटी हुई मिर्चें हरी वाली, ठीक है, उसमें जो खटाई होती है ना, खटाई, अदरक और गरम मसाला ये डाल के और साबुत लाल मिर्चें, लहसुन के पीस ये डाल के इसको हल्का सा वो करें, भूनें। जब वो खुशबू पड़ मिर्चें करने लग जाए ना, हरी मिर्चें, तब आप उसका भगार डालें और कड़ी पत्ता भी उसमें जरूर डालें। फिर आप देखिएगा दाल का जायका ही चेंज हो जाएगा, है ना। अच्छा, अभी तो आपने कुछ और बताया था, कह रहे हम तो ऐसी बनाते हैं। मैंने दूसरी बनाई थी। तो जी खाने वही है, सिर्फ पकाने का अंदाज बदल जाना चाहिए। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो दाल पकाई है ना, तो उसमें थोड़ा सा दो चमचे अचार के डाल दें, दाल का जायका खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। सब्जी में अचार डाल दें, दाल में अचार डाल दें, देखिए कितना मजेदार बनता है। और हमने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, हम आपको बताते आ रहे हैं कि जी हमारे जो कॉलर्स हैं उनके लिए सतरंगी की तरफ से है 1000 का मोबाइल बैलेंस। हमें कॉल कीजिए और 1000 का बैलेंस लीजिए। और जी कॉलर आ चुके हैं, कहाँ से कॉल है जी हमारे पास? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मिसेज नईम बात कर रही हूँ सरगोदा से। मिसेज नईम सरगोदा से, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका सेट भी बहुत प्यारा है आपका। आप भी बहुत प्यारी हैं, मैं देख नहीं रही आपको लेकिन आप, मुझे लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा टेलीविजन का अपना वॉल्यूम कम करेंगी? जी, टीवी की आवाज कम करेंगी? जी किया हुआ है। किया हुआ है, अच्छा। हाँ कहिए, क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपके सेगमेंट भी बहुत अच्छे हैं सारे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको पता है ना कि हमें कॉल करने वाले को 1000 का बैलेंस मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल पता है। तो आप अपना मोबाइल उठाएं और देखें, आपको मैसेज मिला कार्ड के अंदर? कार्ड का मैसेज मिला आपको? कार्ड का नंबर मिला? फोन देने के लिए गई है। हाँ जी बिल्कुल मिल गया है। अरे भाई, फिर मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। किससे करेंगी इतनी बातें, ये बताएं मुझे। 1000 के बैलेंस में किससे बातें करेंगी? अपनी अम्मी से, अपनी सिस्टर से बात करूंगी। अम्मी और सिस्टर कहाँ रहती हैं? जी सरगोदा में ही रहती हैं। अच्छा, सरगोदा में ही रहती हैं। हाँ, और आपके प्रोग्राम में कॉल करूंगी। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके कॉल करने का। और
आपको 1000 का बैलेंस मुबारक हो। हमें कॉल कीजिए, हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। आपको 1000 रुपए का बैलेंस देंगे और ये कंफर्म है कि देंगे। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल है छोटी सी ब्रेक ले ली जाए। ब्रेक के बाद हम यहाँ पे खाना वाना बनाएंगे और आज देखते हैं कि क्या रेसिपी बन रही है। और जो शेफ़ हमारे पास आज आ रही हैं वो फर्स्ट टाइम हमारे शो पर आ रही हैं, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं, हर इंसान के हाथ का जायका भी अलग होता है। और एक और चीज़, आप खाने कितने ही बना लें, अगर आप दिल से नहीं बना रही तो खाने में जायका नहीं आएगा और घर वाले ये कहेंगे आज कुछ अजीब सा लग रहा है, पड़ोस सा ये क्या दाल, यही होगा। तो भी हमारे साथ रहिएगा, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ रेसिपीज़, क्योंकि औरत का सबसे बड़ा मसला है खाना बनाना। आज खाने में क्या बनेगा, तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और अब मैं जिनको बुलाने वाली हूँ उनके बारे में आपको बताती चलूँ कि 7 साल का तजुर्बा है इस फील्ड में। उनको कुकिंग क्लासेस भी देती हैं और इसके अलावा केटरिंग का भी बिजनेस है इनका। हमारे मुल्क की बहुत ही मशहूर शेफ शीरीन अनवर की बेटी हैं, तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ शेफ सुमेरा को। सुमेरा, भी मैं बात कर रही थी कुछ देर पहले कि हमारा रोज का एक ही मसला होता है और वो ये होता है कि आज सुबह खाने में क्या पकेगा। मुझे ये बताइए कि जो शेफ होती हैं जिनको बहुत सारे खाने बनाने आते हैं किस्म किस्म के, उनका भी यही मसला होता है या उनके लिए ये मसला कोई मसला नहीं है? जवेरिया, अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए ये मसला होता है। और आप यकीन करो, जिस दिन घर में दावत होती है ना, उस दिन तो वो लिस्ट बन नहीं रही होती है, समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या बने, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं समझ ही नहीं आता। और फिर वो यही होता है कि मैं क्लासेस लेती हूँ। अच्छा, जब क्लास में कोई चीज़ बहुत अच्छी बनती है तो मैं डिसाइड कर लेती हूँ अब नेक्स्ट दावत में ये बनेगा, लेकिन वो दावत के वक्त याद ही नहीं आता कि वो बनाना है। और वैसे रोजमर्रा के खाने वही बनते हैं या कुछ नया ट्राई करती हैं? वैसे बच्चों पे डिपेंड करता है, बच्चों को जिस चीज़ का खाने का दिल चाहे फिर उस हिसाब से बनते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपने कोई नई चीज़ बना के खिलाई हो बच्चों को और पूछा कि उनको पसंद ही नहीं आई हो, ऐसा होता है कभी? होता है, वो बिल्कुल होता है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह बड़े मेरे तो वो तो हर चीज़ कह देते हैं। कल मैंने पहली बार चीज़ केक बनाया। अच्छा, कौन सा? वो जो बेक नहीं होता ना। अच्छा, और इतना अच्छा बना, जिंदगी पहली बार मैं इसमें ये डरी थी कि ये टूटे ना। नहीं, मैंने बना के ना थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखा। और जेलेटिन डाला? हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं डाला मैंने उसमें। अच्छा, मैंने उसमें नहीं, मैंने उसमें वो आज सुबह कुकिंग आपको करनी चाहिए। नहीं, मैंने वो उसमें से देखा था, इंटरनेट से सर्च किया था, यूट्यूब से देखा था, यूट्यूब से देख के मैंने बनाया था, लेकिन वो बड़ा अच्छा बन गया। असल में वो जो उसका जो वो बेस होता है ना, वो मुश्किल होता है। नहीं, कौन सा बेस? कुकी बेस है उसके ऊपर? बस मुझे वो टेंशन थी कि टूट ना जाए। लेकिन चूंकि वो मुझे तो टेंशन होती है कि हमारा चीज केक का बेस मेल्ट ना हो जाए। अच्छा, पर आजकल मौसम भी अच्छा है ना, गर्मियों में ज्यादा होता है कि जल्दी मैंने फ्रीजर में रखा था आधा घंटा और उसके बाद निकाल के फ्रिज में रख दिया। वेरी गुड। तो वो बड़ा अच्छा, और मैंने उसमें व्हाइट चॉकलेट मेरे पास थी, वो मेल्ट करके उसमें डाल दी थी, तो वो और अच्छा बना। अच्छा, आपका जो केटरिंग का है, आप केटरिंग सर्विस करती हैं स्वीट एंड सेवरीज बाय सुमेरा के नाम से, तो आप उसमें कितना, मतलब कितने मैक्सिमम कितने लोगों का खाना बनाती हैं? और 100 लोगों तक बना लेती हूँ। 100 और मिनिमम 10 से स्टार्ट होता है, 8 to 10 से स्टार्ट होता है और फिर 100 तक जाता है। वाह वाह, 100 लोगों का खाना बनाना एक खातिर अकेली बनाती हूँ? नहीं, हेल्प है, बिल्कुल। आज क्या बना रही हैं आप हमारे शो? आज भी मैंने सोचा कुछ इजी बनाएं, बिकॉज जवेरिया होता यही है कि खाना आइडिया भी अगर आ जाए क्या बनाना है, लेकिन इजी होना चाहिए कि बच्चों के आने से पहले बन जाए। तो एक चिकन है, ये चिकन, इसका नाम है चिकन टिक्का चिली ड्राई। ये अच्छी सी मज़े की बनती है, चिकन टिक्का चिली ड्राई। ठीक है, ये इसका ये है कि थोड़े से वेजिटेबल्स भी होते हैं, इसी बहाने फिर बच्चों के पेट में सब्जी भी आपको पता है चली जाती है, तो वो इसमें से भी निकाल लेते साइड से, लेकिन चलो निकालने वाले निकाल ही लेते हैं, बिल्कुल। और ऑरेंज, और क्योंकि ऑरेंज सीजन में है तो ऑरेंज और पाइनएप्पल का एक डिजर्ट है जिसका नाम है ऑरेंज एंड पाइनएप्पल सरप्राइज। अच्छा, तो जब ये बनेगा तो फिर आप देखना। चलें, ठीक है, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं पहले चिकन को मैरिनेट करूंगी। चिकन के 2 स्टेप्स है। सही। चिकन पहले थोड़े से इंग्रेडिएंट से मैरिनेट हो जाएगी, फिर उसको पैन फ्राई करेंगे। सही। बिकॉज इसका नाम चिकन टिक्का है, तो फिर जब ये पैन फ्राई हो जाएगी फिर उसको कोयले का धुआं देंगे। अच्छा, सही। और फिर लास्ट में वेजिटेबल्स डाल के स्टर फ्राई करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमने हलवा नहीं बनाना है। सही। वेजिटेबल्स फ्रेश होने चाहिए। भाई, ये एक मक्खी कहीं से आ गई है स्टूडियो में,
और इसकी अब जान जाने वाली है किसी के हाथ से। ये मक्खियाँ और ये चूंटियाँ रास्ते बना ही लेती हैं कहीं ना कहीं से, घुस ही आती है कुछ भी कर लें आप। हालांकि ये चीजें तो कहते हैं गर्मियों में आती हैं, गर्मियों में आती हैं। हाँ, किसी को टोटका पता है मक्खी भगाने का? कोई आप लोगों में से पता है मक्खियाँ भगाने का टोटका? किसी को नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? हाँ बताइए बताइए, बैठ के और माइक में बताएं। नमक पानी में हिल करके डालते हैं घर में। अच्छा, और आप बताइए आगे, आप जो आप आगे, यही वाला था स्प्रे से? तो यही टोटका है स्प्रे। अच्छा, नमक के अलावा जो पुदीना होता है ना, पुदीने की पत्तियों से भी जाती है, और अगर आप पुदीने को पिसा हुआ पुदीना पोछा लगाते वक्त उसमें डाल दें और उसी से पोछा लगाएं तो कभी भी नहीं आएंगी मक्खियाँ, वो भाग जाएंगी। पिसा हुआ पुदीना? हाँ, वो जैसे पोछा लगा रहे थे ना, उसमें डाल दें थोड़ा सा पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा पीस के ना, ताकि वो पता ना चले, खुशबू भी आएगी और मक्खियाँ भी नहीं आएंगी। अच्छा, आपने इसमें क्या क्या डाला है? अच्छा, मैंने आधा किलो चिकन ली। ठीक है, इसको जूलियन कटिंग कहते हैं। सही। ठीक है, जूलियन कटिंग की ले लें या क्यूब कटिंग की ले लें। सही। उसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला, सही। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला, ठीक। आधा टी स्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टी स्पून काली मिर्ची, सही। 2 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून फिटी हुई दही। सही। ये सब कुछ डालने के बाद एक चीज़ और मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा कलर, रेड और ऑरेंज रेड कलर, जो हमारा तंदूरी कलर होता है ना, वो वाला। और फिर इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट, आपके पास टाइम है तो आप आधा घंटा छोड़ दें। सही। अच्छा जी, हमारी तरक्की हो गई है और हमने इलेक्ट्रिक जो है ना चूल्हे लगा लिए हैं। घर में इतना इस्तेमाल नहीं होते, अमेरिका वगैरह में ज़्यादा होते हैं ये। घर में नहीं होते, और ये रिबॉन की तरफ से है, लेकिन देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ मैं भी ले लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे ही गैस नहीं आ रही, अब बिजली से ही चलाने पड़ेंगे चूल्हे। कितने लोगों के यहाँ गैस नहीं आ रही आजकल? कितने लोगों के यहाँ गैस नहीं आ रही आजकल? नहीं आती ना, सुबह ही बंद हो जाती है 11-12 बजे, 11 बजे तक, और उसके बाद रात को 3 बजे से पहले आती है। उफ अल्लाह, तो आप कैसे मैनेज करते हो? मेरे कुक को पता है बेचारे को क्या करता है, मुझे तो पता ही नहीं। मुझसे कहता कि वो बाजी एक सिलेंडर ले दे मुझे, मैं छोटा वाला नीचे रख लूंगा। मैंने कहा मैं घर में कभी भी नहीं रखूंगी भाई, इतनी खतरनाक चीज होती है। पता है ये इतने मुश्किल यूज करना होते ही नहीं है, बस इसको आना चाहिए। इसके ऊपर ये गर्म भी होता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक ठंडा भी होता है, तो उसके हिसाब से बाहर तो हम लोग यही यूज करते हैं, यही यूज करते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसको सुना है आप भी बहुत अच्छी कुक हैं। अम्मी और पप्पो ने जितना सिखा दिया। एक्चुअली मैंने एक चैनल पे तकरीबन कोई 160 प्रोग्राम्स किए थे, मॉर्निंग शोज जब रिकॉर्ड होते थे, और उस वक्त की बात बता रही हूँ, तकरीबन 16-17 साल पहले की। तो उस वक्त ये होता था कि वो हम रिकॉर्डेड करते थे, 16-17 साल हो गए, हाँ, तो हम रिकॉर्डेड करते थे और वो चलते थे, लेकिन उसमें शेफ राहत होती थी मेरे साथ। अच्छा, तो वो उनके साथ साथ ना फिर मुझे भी पकाना आ गया, और उनकी इतने रेसिपीज कितनी क्विक एंड इजी होती है ना, वो उनके साथ है। अच्छा, ये आपने मैरिनेट कर दिया, इसको मैं 10 से 15 मिनट छोड़ूंगी। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करके, अभी ये इस पे आ जाए, अभी हम डिजर्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, डिजर्ट के लिए ऑरेंज एंड पाइनएप्पल सरप्राइज के लिए क्या करना है, हमने कुकीज क्रश करने। सही। बिस्किट कोई से भी आप ले लें, नमकीन या मीठे? मीठे और वाइट वाले, चॉकलेट वाले ना हो। उसको हमने आधे, ये 2 कप चाहिए हमें, वाले ना हो, 2 कप चाहिए, जिसमें से 1 कप नीचे बेस पे जाएगा। सही। और 1 कप मैं मिक्सचर में मिलाऊंगी। सही। ठीक है। अच्छा, 2 पैकेट क्रीम लेनी है। क्रीम चीज बॉटल वाली कोशिश करके ना लीजिएगा, क्यूब्स वाली। ठीक है, वो जाएगी। आम हर जगह मिलती है। हाँ, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, लोकल भी है, अगर आपको बजट में रह के लेना है। अच्छा, और इसमें जाएगी ऑरेंज जेली। ब्रांड का नाम तो मैं नहीं, ये ऐसी ही जाएगी, कच्ची जाएगी। अच्छा, पकाए बगैर जाएगी? हाँ, ये पकाए बगैर जाएगी, इसका फ्लेवर बहुत मजे का आएगा। ये सारी चीज़ों को हमने एक साथ मिक्स करना है। ऑरेंज जेली 1 पैकेट, 2 कप क्रीम और 4 क्यूब्स क्रीम चीज़ के। अब ये मेरी बेटी देखेगी ना, जब अभी उठी भी होती है, वो उसकी दोपहर की शिफ्ट है, तो वो मेरे पीछे लगेगी। और ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है बिल्कुल। मुझे एक स्पून चाहिए जी।
2 पैकेट क्रीम। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट करना है। हैंड बीटर है, आप उससे कर लें, वरना इजी तरीका विस्क से है, विस्क से अगर कर। आपको चाहिए तो मंगा के दो। नहीं, ये विस्क से कर लें। दूसरा वाला भी है, मशीन वाला भी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए मीठा दूध जाएगा इसमें, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ये वो वाला ये भी दूध है, वो कैन जो में आप क्या होता है गोलक अंडे पे डाल के नहीं खाते हैं वो वाला दूध है ये। अच्छा, इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, ठीक है। खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है, और जो रिमेनिंग हमारे कुकीज़ हैं वो थोड़े से इसमें जाएंगे, सही। तो वो जब खाते हैं तो अच्छा लगता है फ्लेवर। और इसको कोई सोक वो कुछ भी नहीं करना है, प्लेन बिल्कुल प्लेन डाल ऐसे ही के। रखना है। सही। बस बीट इसको अच्छे से करना है कि तो वो इसकी खुशबू आना शुरू हो गई मुझे, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑरेंज की। अच्छा, ऑरेंज के डिजर्ट्स बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ, मज़ेदार लगते हैं। यहाँ तक कि वो जो चॉकलेट्स आती हैं वो भी बहुत बिल्कुल मज़ेदार ऑरेंज लगती हैं। और हाँ। ये उसकी। आपकी स्पेशलिटी क्या है? मीठे में यार मैं तो मेरे तो शीर खुरमा बहुत पसंद आता है सबको, जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना। हाँ, अम्मी लोगों के ज़माने में, हम जब छोटे होते थे, हम बचपन के ज़माने में, तो वो रात को चढ़ता था और सुबह उतरता अब था। इतनी चीज़ें आ गई कि उसको गाढ़ा करने की कोई मुश्किल काम नहीं है। क्रीम के 2 पैकेट डाल दो, वो खुद ही, या वो पाउडर डाल देते हैं। सेवैयाँ, वरना हाँ, सेवैयों से भी अच्छा सेवैयों कर। से तो आप लोग पीते हो कप में या शीर खुरमा भाई सऊद खाते को हैं? तो जो है वो पतला पतला जो होता है वो पसंद है, लेकिन हम लोग को जो है वो गाढ़ा पसंद है। तो जब गर्म होता है तो उनको दे देते हैं, ठंडा होता है तो हम खा लेते हैं, लेकिन ठंडा होके वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और जब ताज़ा ताज़ा बनाते हैं तो थोड़ा सा वो पतला होता है। वो गर्म खाते हैं, हम ठंडा खाते हैं। क्योंकि शीर खुरमा भी ये होता है ना कि कोई लोग बोल्स में खाते हैं, हाँ। और हम जैसे मेमन है तो हम लोग कप में पीते हैं। अच्छा, तो मेमन, थोड़ा पतला अच्छा। होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि वो किसी ना खानदान की किसी ना किसी की कोई ना कोई एक चीज़ मशहूर होती है Speciality। कि जी वो बिरयानी अच्छी बनाती हैं। वो हमारी एक मामी है, हम बचपन में ना उनकी हाथ की खीर खाने जाया करते थे, और बड़ा होता था भाई मामी के हाथ की खीर खानी, चलो ईद का दिन है, और ईद पे ही मिलती थी वो सिर्फ हमें, उसके अलावा नहीं मिलती थी। तो वो देख रही होंगी अभी शो। अच्छा, ये इसमें डाल दिया। हाँ, सही। 2 कप लिए थे ना, सही। 1 कप हमने उसमें डाला, 1 कप इसमें। सही। ये देखें कितना सिंपल है। बस इसको मज़े का मज़ीद बनाने के लिए शर्त एक ये है कि ये ठंडा चिल होना चाहिए। ठंडा होना चाहिए। जितना ये ठंडा होगा ना, उतना ये मज़े का लगेगा। अच्छा, इसके ऊपर डाल देंगे। हाँ, सही। बहुत सिंपल है और इतना मज़े का बनता है। और देखिए जल्दी कितना बन गया। वाकई बस ये तैयार है। इसको बस थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसको गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम से और अच्छा, ऑरेंज के वेजेस से। डालिए, उसको पकाना ज़रूरी नहीं होता। नहीं होता है कि किसी डिज़र्ट में होता है, लेकिन नहीं, अगर वो वैसे डाल के खाएं तो कोई वो तो नहीं है। अच्छा, सही। चीज़ केक जो मैं ऑरेंज चीज़ केक बनाती हूँ, मैं उसमें भी ऑरेंज वाली ऐसी अच्छा, डालती मैंने तो हूँ। लेमन फिर डाला इसमें था पता है थोड़ा क्या होगा, इसमें फिर सेटिंग पावर आ जाएगा, समझ गई। इसमें फिर जेलेटिन की ज़रूरत सही, नहीं है। सही। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर जेली जो है वो पकाने के बाद गरम गरम डाल के मिक्स कर लें, ऐसा हो सकता है? डाल बिल्कुल आप सकते उससे हो, उस खराब पर तो फिर नहीं होगा? नहीं, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। होगा क्या कि वो जब ठंडा होगा ना, तो थोड़ी थोड़ी जेली की क्रिस्टल्स फिर मुंह में आएंगे। बिल्कुल डाल सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अच्छा, मैं अब ये ये चिकन नहीं डालना है इसमें, ये भी एंड में डालूंगी, एंड में डालेंगे। ठंडा तो इसको करके कुछ फिर। खोल वो कर दूं मैं, कुछ करना है इसको? वो एक मैंने छिलवाया भी है। अच्छा, चलिए, ठीक। ठीक है, उसको मैं फ्राई कर दूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम वापस आ चुके हैं नाजरीन। ये मैरिनेट हुआ हुआ था, इसको हम ऑन कर दें, चूल्हे में कर दें। बहुत कम तेल में ये बनेगा। 2 टेबलस्पून ऑयल बस। सही। तेल वैसे भी कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। देख लें, इतनी आसान चीज़ें घर जाके बनाइएगा आज। हाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी बन जाएंगी। बोला हम आज नहीं, बस तैयारी होनी चाहिए आपके पास थोड़ी सी। हाँ। चिकन तो हर घर में होता है, सब्जियां भी ये नॉर्मली हैं। हाँ, नॉर्मली। और शिमला मिर्च नहीं होती हर घर में, बस वो मंगा लेंगे। एक चलते चलते सब्जी वाले से लेती ही जाएगी। ये सारी ना ऐसी लंबी कटिंग में करनी है, ठीक है। विदाउट बीन्स। बीज निकाल टमाटर भी बगैर बीज बीन्स निकाल और के, ये सही। भी। तो सबसे पहले क्या डालेंगे आप? सबसे पहले प्याज डालूंगी। ओके। थोड़ा सा प्याज। अच्छा, सब्जी मैंने जैसे पहले कहा था, सब्जियां सौगी नहीं होनी चाहिए। सही। ठीक है, तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके सही।
उसके बाद फिर शिमला मिर्च, टमाटर, आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला? नहीं। सही, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डलेगा क्योंकि हर चीज़ के डालने से ना कुछ चेंज हो जाता है, Different हो जाता है। जायका। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं नाजिया बात कर रही हूँ। नाजिया, कहाँ से बात कर रही है नाजिया? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से। जी नाजिया, देख रही है प्रोग्राम आप? जी हाँ, मैं देख रही हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाजिया। अच्छा ये बताओ मुझे कि तुम क्या बनाती हो, खाना बनाती हो घर में? हाँ बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, ज्यादा नहीं बना सकती। अच्छा, क्यों? बस छोटी फैमिली है इसलिए। अच्छा, छोटी बहन पे डाला हुआ है सब कुछ? नहीं, छोटी फैमिली है ना, इसलिए थोड़ा छोटी बनाती फैमिली है। अच्छा, जी, तो मैंने जी। ये थोड़ी पूछा है ज्यादा बनाती हो कम बनाती हो, मैं तो पूछा बनाती हो खाना। तो अभी तुम देख रही हो जो बन रहा है खाना, ट्राई करना है ये मीठा कितना अच्छा बना देख रही हूँ। और वे क्या कह रही हो? जी हाँ, मैं देख रही हूँ। मैं आपसे ना, आप कह रही थी ना मैं ख्वाब पूरा करती हूँ, तो मैं आपसे कहना चाह रही थी मेरा भी एक ख्वाब पूरा करें आप। बताइए क्या ख्वाब है आपका? मैं अपनी बेटी की बर्थडे करना चाह रही हूँ आपके प्रोग्राम में, लेकिन उसकी बर्थडे अप्रैल में आएगी, 10 अप्रैल को। अप्रैल में आएगी? जी। चले ठीक है, इंशाल्लाह आप लिखवा दें, अपना एड्रेस लिखवा दें, अपना नंबर लिखवा दें हमारी टीम के लोगों को, और डेट लिखवा दें, और हम यकीनन आपकी बेटी की सालगिरह जरूर करेंगे। जी जी सही है, और जरूर करेंगे। और आपको 1000 का बैलेंस मिल रहा है, आपको पता है ना? जी हाँ मुझे पता है। तो बस आप जरा फोन उठा के देखें, चेक करें, आपके पास मैसेज आ चुका होगा अब तक। जी हाँ आ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, अपना एंजॉय करें, बैलेंस मिल गया है। किसको फोन करेंगी, क्या बातें करेंगी, तरकीबें पूछेंगी? मैं अपनी सिस्टर को फोन करूंगी, उनसे बातें करूंगी, और आपके सारे। चले, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आपकी बेटी की सालगिरह सतरंगी में हम जरूर करेंगे, चाहे हमारा ये सेगमेंट जब तक अप्रैल तक हम इसको रखें या ना रखें, लेकिन आपकी बेटी की सालगिरह सतरंगी में जरूर होगी, ये हमारा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कहाँ तक पहुँच गए हम? अच्छा, ये मैंने इसको जला दिया ताकि मैं चिकन को अलग अच्छा, से चिकन अलग से सही है, क्योंकि वो उसमें ज्यादा सब्जियां पक सौगी हो सब्जियां, जाएंगी। सही। अच्छा जी, जब तक ये चिकन इसमें भून रही है, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और प्याज के साथ इन्होंने टमाटर, शिमला मिर्च, और उसके अलावा क्या डाला है आपने इसमें? ये मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला गरम पाउडर। मसाला, ठीक अच्छा है। देखो, आप सब्जियों को मैंने पकाया नहीं है, सब्जियां खिली खिली होनी चाहिए। सही। ठीक है, यहाँ पे एक चिकन हो गई है। अब जब ये चिकन का पानी ड्राई हो जाएगा, चिकन में पानी डाला नहीं है, ये दही का पानी है, ठीक है। सही। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये वेजिटेबल्स इसमें जाएंगी। उसके बाद इसको कोयले का धुआं देंगे, और फिर किसी भी अच्छी सी हांडी में या कढ़ाई में सर्व करें। सही। अभी इसमें और क्या डालना है? कुछ भी नहीं, अच्छा, बस इसमें अब कोयले का धुआं जाएगा। ये क्या है? ये मेरे ख्याल से लहसुन का पेस्ट उन्होंने बनाया हुआ है, ये इसमें वही डाल दो। चाहिए। देखिए, ये मीठा मैं कंप्लीट कर देती हूँ। हाँ जी। वाह वाह वाह। अच्छा, ये जो क्रीम होती है, ये आम मिल जाती है बाजार में? बिल्कुल मिल जाती है। आजकल तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, उनकी क्रीम हम लोग को घर में क्लासेस वगैरह में ये यूज़ कर रहे हैं। बहुत जल्दी वेप हो जाती है, चीनी वगैरह डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तैयार हो गई। ठीक है, ये रेडी है। कोयला मंगवा दूँ आपको? ये हो जी, गया कोयला या अभी मंगवा टाइम दें। है? मेरे ख्याल से चिकन भी गल गई है। हो गए? चिकन भी ऑलमोस्ट हो गई। ठीक है जी, गरम कोयला जरा ले आए, किसी की जुबान पे रखना है मुझे। बचपन में अम्मी कहती थी ना, झूठ बोला था, गरम गरम कोयला रख दूंगी जुबान पे। अच्छा, हमने तो मोमबत्ती के टीपे खाए होते। मोमबत्ती के मेरा बेटा चीखता है ना, तो मैं उसको कहती हूँ मैं जुबान जला गरम कोयला।
तो आजकल के बच्चे ऐसे कहते हैं अच्छा मामा कैसे हाँ। जलेगी जरा बताइएगा। लगा दे, पूरा प्रोसेस लगा दे पूछते हैं उसे। वो, उनको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा आजकल ये के इसके अंदर बच्चे। इसमें ये अभी डालेंगे या कोयले का दम देने कोयले के का बाद? धुआं देने के बाद। अच्छा हाँ, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल वरना वो सौगी हो जाएगी ना, मजीद सौगी, और उसको सौगी करना नहीं है। और कोयले का दम वैसे ही देते हैं कि गरम कोयला रख के उसको थोड़ा सा बस तेल डाल कुछ भी आप ब्रेड पे रख लो, फॉइल कुछ भी नहीं है तो फॉइल पेपर रख के उस पे कोयले का धुआं दे के वो दे के 1 कतरा ऑयल डाल के ढक्कन ढक। सही। अच्छा जब तक ये इसका पानी जो ड्राई हो रहा है, जब तक एक गेम है छोटा सा ही हम कराते हैं, तो जिसको गिफ्ट चाहिए हाथ उठा लें। कौन आएगा गेम खेलने? दो लोग आ जाएं, आ जाएं, आइए, तालियां बजा दें जरा, हिम्मत करके आ रही हैं गेम खेलने के लिए, आइए। अच्छा जी ये केले रखे हुए हैं, ये छुरी है, ये छिलकों के लिए ये रखी हुई है। आप लोगों ने केले काटने हैं 1 मिनट में, जिसने ज्यादा केले और अच्छे खूबसूरत केले काटने हैं, ऐसे नहीं जैसे चाट में नहीं डलते गोल गोल, वैसे जिसने अच्छे केले काटे और ज्यादा काटे और जल्दी काटे वो जीत जाएगा। और उसके लिए यहाँ पे हमारे पास इनाम रखा हुआ है। ठीक है तो स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। बस। अच्छा जी थोड़ा सा रह गया है। सही, आप दिखाइएगा। ये कौन से ज्यादा बेहतर लग रहे हैं आपको, जरा बताइएगा मुझे। हाँ ये वाले, लेकिन इन्होंने कम केले किए हैं और इन्होंने ज्यादा किए हैं, इनके क्यों नहीं सही लग रहे आपको? फ्रूट चाट में इतना मोटा साइज डलता है, वो तो पिचक के बेचारा जब घुमाते हैं तो खराब हो जाता है। अच्छा और अकल की कम अकल औरतों पहले 3 केले छील के डाल लेती हैं, उसके बाद छुरी रख रही है, फिर उठा रही है, फिर छील के रख रही है, फिर उठा रही है, फिर छुरी रख रही है, फिर उठा रही है। पहले 3 केले छील लेती, पहले उनको काट लेती। मैं देख रही थी दोनों में से किसी को अकल नहीं आ रही। तो जी ये ज़ाहिरा जीत गई हैं। आपका नाम क्या है? साइमा अफजल जीत गई। साइमा के लिए बहुत सारी तालियां। और साइमा को हम दे रहे हैं ये गिफ्ट हैम्पर, ये लीजिए साइमा। और आपको भी हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे, आपके लिए अभी आज इस वक्त तो नहीं हो सकता। ठीक है बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपके लिए ये 2 वाउचर है जॉनी रॉकेट के 40% ऑफ पे, जाना जरूर और खाना 40% ऑफ मिलेगा। अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये उठा के ले जाइए जरा जी। अच्छा जी ये उठवा लें जरा। हाँ ये देखिए हो गया, ये कोयले का दम भी दे दिया आपने। वाह वाह, खुशबू आ रही है आपको? बिल्कुल खुशबू आ रही है ऐसी वैसी, और कोयले के दम के बाद तो और ज्यादा खुशबू बढ़ जाती है। वाह वाह। अच्छा जी हमारे पास एक कॉलर भी है, कॉलर से बात कराएं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? निगत बात कर रही हूँ मुल्तान से। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक निगत, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक, और आप हमेशा की तरह बहुत फ्रेश, बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया निगत। क्या कहेंगी आप? आज का हमारा इस वक्त फिलहाल जो टॉपिक है वो खाना है कि जी सुबह उठते ही सबसे बड़ा मसला होता है कि खाने में क्या पकेगा। तो ये टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो शो है वो बहुत ही अच्छा है। जब से शुरू हुआ है ना, जब से ही देख रही हूँ, लेकिन अब आपका सेट बहुत अच्छा हो गया, बहुत रोशन सेट अच्छा लगा आपको? हाँ जी, और जो आप लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, और जो नए आपने सेगमेंट शुरू किया है ना वो सारे बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया, सितारों वाला। थैंक अच्छा यू। जवेरिया आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ? जी जी बोले। ये जो आते हैं ना यहाँ पे अजीम जाफरी भाई, कौन?
अजीम जाफरी। हाँ, अजीम जाफरी, जी जी। हाँ जी, वो जब भी आते हैं ना मैं कॉल करती हूँ, मेरा भी दिल चाहता है उनसे बात करने का, तो मेरी बात कभी भी नहीं हो पाती। अच्छा, तो आप ये ख्वाब है कि आप ना मेरी उनसे बात करवा दें। ओहो, अच्छा, आपका ये ख्वाब है अजीम जाफरी? हाँ जी, भाई इनका नंबर नोट कर लें और इनकी अजीम जाफरी से बात करानी है। अजीम जाफरी के लिए पहली दफा जिंदगी में ऐसा होगा कि किसी का ख्वाब होगा उनसे बात करना। नहीं, वो दरअसल अपने बारे में भी पूछने और अपने भाई के बारे में। ये तो उनका ख्वाब पूरा हो जाएगा आपके ख्वाब के चक्कर में। अच्छा, आपको पता है ना कि हम 1000 का बैलेंस दे रहे हैं हमारे कॉलर्स को? हाँ जी, वो तो मुझे पता है। अच्छा, आप करवाएंगी ना उनसे बात? हाँ हाँ, मैं करवाऊंगी आपकी बात। आप अपना नंबर दे रही है ना, मोबाइल नंबर आपने दिया है? हाँ जी। हाँ, हिरा इनका नंबर और नाम के साथ ना इनका नंबर लिख लेना, जैसे अजीम जाफरी आएंगे तो इनसे इनकी बात आपका कराना। मैसेज मिल गया मुझे जवेरिया। मैसेज मिल गया, 1000 का बैलेंस मिल गया। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। बस अब इंजॉय करें 1000 के बैलेंस को और बातें करें अपने प्यारों से, अपने चाहने वालों से, अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, और इंजॉय करें 1000 रुपए का बैलेंस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई। दो ख्वाब आ गए आज हमारे पास। एक ख्वाब तो आसान है वैसे, अजीम जाफरी से बात कराना, और थैंक यू सो मच। अच्छा, ये देखिए जी, ये दोनों चीजें तैयार हो गई हैं। वाह वाह, क्या बात है। शक्ल देखिए, ऊपर से सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरी मिर्चियाँ, अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो मिर्चें ना डालिए। ये नजर आ रहा है आसिफ भाई? कैसा लग रहा है? आसिफ भाई का दिल चाह रहा है खाने का इसका? बहुत जोर से। मुझे अभी तैयार है। सॉरी, मुझे खांसी बहुत हो रही है कोयले की वजह से। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू जवेरिया, इट वाज अ प्लेजर आपके शो पे आना। नहीं, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीजें आपने बनाई और नेक्स्ट टाइम भी यकीनन आप नई चीजें ही बताएंगी जैसे आज आपने नई बताई है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सतरंगी में पहली दफा आई थी, एक दफा फिर इनके लिए तालियां बजाइए। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, उसके बाद कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। और जाने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जी हमारा जो सेगमेंट है मेरा मसला ये है, वो जो है आज हम करेंगे, और आपको कोई भी मसला हो आप हमें कॉल करके वो मसला बता सकते हैं, हम आपका वेट करेंगे। थैंक यू सो मच। वापस आते हैं थोड़ी देर में, देखते रहिएगा सतरंगी। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है मसला ये है, और आज हम आपके मसाइल, जो भी हमें कॉल करेगा या जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके मसाइल के बारे में हम बात करेंगे, उनको मशवरा देंगे। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे इन मसाइल पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही नामी ग्रामी स्कॉलर हैं। आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ जुनैद इकबाल को। मैंने तस्वीरें देखी थी आपकी उम्र की, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। क्या वो जगह खूबसूरत जगह से आए हैं आप। जब भी कोई वहाँ से आता है तो दिल में एक कसक सी उठती है, ऐसा ही है, और जेलिसी भी होती है। ये चले गए, हम नहीं गए। आइए इधर बैठेंगे आज हम। लेकिन मुझे पता है कि आप माशाल्लाह, जब आप लोग भी गए थे, आप और सऊद भाई, तो मैंने देखा था आपकी तस्वीर, वो आप बड़ा जो है वो इन्वॉल्व थी, और आपका दिल नहीं कर रहा था। मैंने तो पूरी तैयारी की थी, मैं तो कपड़े वपड़े सब बना के लेके गई थी, जिस तरह शादी की एक तैयारी होती है ना, उस तरह कपड़ों की तैयारी, सब सारी चीजें मैं जाहिर है वो जगह ही ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। बिल्कुल। तो मैं कहती जरा जेलिसी भी होती है ना, तो ये चले गए, हम क्यों नहीं गए। लम यार, ये क्या हुआ। अल्लाह सबको बुलवाए। आमीन सुम आमीन। बिल्कुल। और हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, वैसे तो आप हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, अभी दूसरे मसले पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा ये सेगमेंट है ये है मेरा मसला ये है। अच्छा। जिसमें हमें लोग फोन करेंगे और अपना मसला बताएंगे, और उनके हिसाब से जितना हमारी या आपका इल्म है या हमारा तजुर्बा है उसके हिसाब से हम उनको मशवरा देंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से कोई मशवरा मांगते हैं, तो चूंकि वो रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं, और जो मसला आप बता रहे होते हैं और वो उन मसलों से जिसका ताल्लुक होता है वो उनमें भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बैलेंस नहीं रख पाते या न्यूट्रल होकर बात नहीं करते, तो इधर उधर हो जाती है बात। तो जो हम लोग हैं जिनका उनकी खानदान से, उनकी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने तजुर्बे के हिसाब से, या आप जैसे आपको बुलाया है, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से उनको ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकते हैं। अच्छा, मशवरे में एक तो वैसे भी खैर है, और मशवरा करना चाहिए, चाहे दीवार से करें। दूसरी बात यह है कि मशवरा जिससे लिया जाता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। यानी कोई शख्स अगर अपनी बहुत ही पर्सनल बात आपसे शेयर कर रहा है या आपसे मशवरा चाहता है, तो समझ लीजिए कि उसने कितना एतमाद आप पर किया है कि आपको इस बात के लिए चूज किया है कि आपसे मशवरा करें। तो आप पर ये फ़र्ज़ है, मैं तो ये कहता हूँ फ़र्ज़ है कि आप इंतहाई सिंसियरिटी के साथ और बहुत ही तवज्जो के साथ उसकी बात भी सुने,
और उस मसले को अपना मसला समझकर उसको मशवरा दें, ताकि आपके जहन में ये भी रहे कि कल कला को अगर कोई गलत मशवरा दे दिया तो फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जी हमेशा जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि कोई भी मशवरा हो, कोई भी बात हो, सबसे पहले तो मशवरा अल्लाह से ही लेना चाहिए, इस्तिखारा करके। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, या आप सोच रहे होते हैं कि कभी कभी एक दफ़ा में, 2 दफ़ा में, 3 दफ़ा में आता नहीं है, या अल्लाह से इतना लगाव भी नहीं होता लोगों को, उनको ट्रस्ट भी नहीं होता, यकीन भी नहीं होता कि हाँ हमारा ख्वाब में कुछ आएगा या नहीं आएगा, और इशारे हो रहे होते हैं या तो उनकी समझ में नहीं आता। तो उस के हिसाब से भी ये है कि आप दीनी दुनियावी जो भी मशवरे कर सकते हैं। तो हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है, हमें कॉल कीजिए और हमसे जो भी मशवरा आपको, यहाँ पे जुनैद इकबाल साहब बैठे हैं, हमें बताइए, ये आपको आपके मसले का हल बताएंगे या मशवरा देंगे। और यहाँ पे जो लोग, हाँ जी फोन आ गया जी, ये हमने फोन भी रखा है, फोन बड़ा खूबसूरत लगा, खूबसूरत है ना, ये अच्छा लगा था। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? सादिया बात कर रही हूँ मैं कराची से। जमीला कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सादिया बात कर रही हैं? जी जी सादिया फरमाइए। जमीला, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा सेगमेंट ये शुरू किया है अपना, और इससे हम जैसे लोगों की बहुत ज्यादा मदद होगी जो इतने मसलों में घिरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके मसले कोई हल करे लेकिन उनको कोई वसीला नहीं मिलता। थैंक यू सो मच, आपने सेगमेंट शुरू किया, बहुत शुक्रिया जी, फरमाइए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा एक मसला है, और वो मसला ये है मेरी बहन का, मेरी छोटी बहन है, और हम उसका ये मसला है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से की तेज है, और अभी मतलब वो अपने टीन एज में है, और इसका गुस्सा इतना ज्यादा है कि मेरे पेरेंट्स भी उसके गुस्से से डरते हैं। अच्छा। और वो अपनी बहुत मनमानी करती है हर बात में, कहीं आना जाना हो, कुछ भी करना हो, पढ़ाई लिखाई में सिर्फ अपनी चलाती है। अगर उसको किसी चीज के लिए रोका जाए तो वही करती है जिस बात के लिए रोका जा रहा है उसको। जिद्दी भी है और बहुत ज्यादा जिद्दी है, और जब उससे कुछ पूछो कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमसे शेयर करो, तो वो बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम लोग ने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम लोग मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हो। अच्छा। तो उसकी वजह से मेरे जो ये कराची में रहती हैं या लंदन या यूएसए में रहती हैं? कराची में ही रहती हैं, और अक्सर मतलब हमारा कोई भाई नहीं है तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसको डील करूँ, लेकिन मेरी उससे बहुत लड़ाई ही हो जाती है, और फिर मेरे पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं, कभी कभी वो रोते भी हैं। तो आप प्लीज मुझे बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि जो है इन पे असर हो गया है, इनको रूहानी इलाज करो, कुछ कहते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो साइकाइट्रिस्ट के पास। एज क्या है उनकी एज क्या है? टीनेजर। उनकी एज अभी 19 है, वो 19 है। और कौन सी क्लास में इस वक्त? अभी उन्होंने अपना कॉलेज में खत्म कर रही है, वो खत्म कर रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि वालिदैन का उनके साथ इंटरेक्शन कैसा है, यानी वक्त देते हैं उनसे, कुछ गुफ्तगू होती है, बैठ के बातचीत कुछ होती है, डिस्कस करती हैं अपने मसाइल, या बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार हैं, अलग रहती हैं? ज्यादा डिस्कशन नहीं करती, मतलब ये कि मेरे पेरेंट्स खुद कोशिश करते हैं हमसे जाके पूछें क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, हमें बताओ, हमसे शेयर करो, तो वो कुछ बताती नहीं है, ज्यादा शेयर नहीं करती हैं। इसलिए फिर जब गुस्सा करी तो मेरे पेरेंट्स फिर डर भी जाते हैं कि भाई घर का माहौल खराब होगा, तो वो फिर अब ज्यादा उसके मामले में बोलते भी नहीं है। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 2 बहनें ही हैं। और वालिदैन आपके क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन है, अम्मी हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ हैं। वालिद आपके जो हैं वो वक्त देते हैं घर पे? बिल्कुल, वो शाम में घर आ जाते हैं, एंड हम लोग की ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज नहीं है कि हम लोग बाहर ज्यादा एक चीज मैं पूछना चाह रही हूं, लड़की होने के हिसाब से या औरत होने के हिसाब से मुझे ये बताएं कि शक्ल सूरत में कैसी हैं वो, आपकी जैसी हैं या आपसे अच्छी हैं या आपसे कम हैं? वैसे हम लोगों ने कभी कंपैरिजन किया नहीं है आपस में बहनों का, लेकिन हाँ अच्छी है, वो प्यारी है। प्यारी भी। अच्छा, जो उनका हल्का अहबाब है, यानी उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, कितनी लिबर्टी है उनके दोस्तों को, यानी जिनसे वो मिलती हैं, जिनके साथ घूमती फिरती हैं, कंपैरेटिवली, मतलब आपकी फैमिली के एतबार से उनकी जो दोस्त हैं उनकी फैमिलीज का माहौल क्या है? देखिए, हम उनके सारे दोस्तों को तो जानते नहीं है, लेकिन जितने दोस्तों को जानते हैं सब फैमिली ओरिएंटेड ही हैं, और हाँ बिल्कुल वो बाहर दोस्तों में जाती हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कभी चली जाती तो बाहर से बताती है कि मैं फला के साथ मैं बाहर हूँ और मैं देर से आऊंगी। अच्छा, आखिरी बात मुझे बताइए कि किस स्केल पे आप अपनी फैमिली को देखते हैं? मिडिल क्लास देखते हैं, लोअर मिडिल क्लास देखते हैं, अपर क्लास देखते हैं, या एलीट क्लास में देखते हैं?
हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और वालिदैन आपके पढ़े लिखे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं समझ ठीक है जी, थैंक यू सो मच। 2-3 बातें इसमें बड़ी अहम है। एक तो बुनियादी बात ये जवेरिया कि ये जो बच्ची में जब एरोगेंस आ जाती है ना किसी चीज़ पे कि या बच्चे में कि मैं जो फैसला कर रही हूँ वो सही है या जो मैं फैसला कर रहा हूँ वो सही है, ये बुनियादी तौर पे एक जनरेशन गैप का मसला है। वालिदैन बचपन से वो लम्स जो बच्चा चाहता है जब वो नहीं देते, यानी होता ये है कि हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो फ्यूचर में उनके लिए कुछ करे, उनके नाम को आगे बढ़ाए, किसी गलत एक्टिविटी में ना हो, जो हम कहें वो सही है। ये होता है, ये हर वालिदैन के ज़हन में होता है कि साहब जो हम चाह रहे हैं बच्चों के लिए वो ज़्यादा बेहतर है, बच्चों को नहीं पता। लेकिन उसके लिए होता क्या है कि जो बुनत करनी पड़ती है या जो यूँ कहिए कि उसकी ज़िंदगी की ज़मीन पे जो तराई करनी होती है वो उस एतमाद की या मोहब्बत की करनी होती है जो बचपन से उसको दिया जाता है। जब बचपन में कहीं किसी मौके पे हमें महसूस नहीं होता, गैर महसूस तरीके से जब बच्चा निगलेक्ट होता है ना, नतीजा ये निकलता है कि जब वो बड़ा होता है तो वो कहता है साहब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और जो आप कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आपने इतना करीब उसको किया नहीं होता। अब इस नहज पे आ जाना कि जी अगर आपने मेरे किसी फैसले को नहीं माना या मुझ पर प्रेशर किया तो मैं पुलिस बुलवा लूंगी, इसका मतलब ये है कि वो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिस सोसाइटी में वो मूव कर रही है, जैसे कि उन्होंने कहा कि साहब वो कभी कभी देर से आती है, फोन करके कह देती है मैं लेट आऊंगी और पूछो तो फिर वो शोर मचाती। इसका मतलब ये है कि उसके जो हल्का अहबाब के लोग हैं, यानी जो उसका हल्का अहबाब है या उसके जो दोस्त अहबाब हैं, वो इस किस्म के लोग हैं कि जो कि लिबर्टी पे बिलीव करते हैं, फ्रीडम पे बिलीव करते हैं, और वही माइंडसेट उसका जो है वो जनरेट हो रहा है। अब ज़ाहिर उम्र के 19वें साल 20वें साल में ये वो एज होती है कि यहाँ तक अगर आपने, मैं आपको बड़ी काम की बात बता रहा हूँ कि बच्चे को अगर आपने 19-20 सालों तक संभाल लिया, चाहे वो बच्ची है बच्चा है, तो फिर आप उसे छोड़ दीजिए, फिर कोई मसला नहीं है। ये वो एज होती है कि अगर इस एज में आके उसने अपना कोई माइंडसेट जनरेट कर लिया फिर आप उसको नहीं संभाल सकते। तो एक तो ये कि उसे जितना हो सके वक्त दें, एक बात, उसे एतमाद दें, उसे एतमाद ये दें कि जो तुम कह रही हो वो सही है, लेकिन बेटा इसमें देखो, इसमें अगर तुम यूं कर लोगी तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बात आपकी ही हो, लेकिन आप उसको एतमाद दें, उसको कॉन्फिडेंस दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके अच्छे बुरे में आपके साथ हैं, लेकिन अगर इसको इस तरह से कर लो तो ज्यादा अच्छा है। कम्युनिकेशन अपना बढ़ाएं, वालिदैन दोनों, यानी वालिद खुद कम्युनिकेशन बढ़ाएं, वालिदा भी कम्युनिकेशन बढ़ाएं, प्लस ये कि उस पर क्रॉस चेक ऐसा ना रखें कि वो इरिटेट हो, उससे कट बहसी ना करें, कट हुज्जती ना करें किसी बात पे, उसको बहुत ही नॉर्मल वे में ट्रीट करें, यानी ये समझ लीजिए कि बहुत ही स्पेशल चाइल्ड के तौर पे ट्रीट करें। उसको जहनी तौर पे ये एतमाद होना चाहिए कि जो मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में वही हो रहा है, लेकिन एक्चुअली होगा वो जो वालिदैन चाहते हैं। उसके लिए वालिदैन को पहले उसके साथ यूँ कहिए कि मैं एक जुमला इस्तेमाल करूँ कि पहले उसके साथ मशरिक तक जाना पड़ेगा, जब उसे मशरिक तक ले जाएं फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता खींच के जो है मगरिब तक लेकर आ जाए, या यूं कहिए कि पहले उसके साथ मगरिब तक जाना पड़ेगा, पहले उसकी सारी बात सुन लें, वो जो कहे बिल्कुल समझ लें, उसके साथ वहां तक जाइए, उसके बाद उसको मशरिक पे लेके जाइए और फिर बताइए कि साहब ये तुम्हारी जिंदगी में बेहतर है। लेकिन उसके ऊपर निगाह जो है वो शेर की रखें, क्योंकि अगर वो किसी गलत सोसाइटी में मूव कर रही है, अगर उसके दोस्त अहबाब ऐसे हैं या दोस्तें ऐसी हैं जो उसको गलत गाइड कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रही है। एक तो ये कि वालिदैन को करीब होना चाहिए, वक्त देना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए, और उसको ये पेंट करें कि तुम जो कह रही हो वो सही है, लेकिन अगर इसको इस तरह से बहस ना करें, तो वैसे भी नहीं, 1-to-1 1-on-1 आके सामने खड़े ना हो। अगर 1-on-1 आप आके सामने खड़े हो गए, ये बहुत बड़ी बात है इस सोसाइटी में कि लड़का अगर ये बात कहता है तो शायद ये बात उतर जाती, लेकिन लड़की अगर ये बात कहे कि मैं पुलिस बुलवा लूंगी, इसका मतलब ये है कि वो अपनी इंतहाई लेवल पे पहुंची हुई है। अब अगर आपने वही बात है कि ऊंट के ऊपर आप जो है वजन रखते गए कुछ नहीं हुआ, अचानक आखिर में जाके आपने ठक करके एक तिनका रखा और उसकी कमर टूट गई, तो ऐसा ना हो कि वो आपकी कोई बात जो है तिनके का सबूत दे और पता चला कि उसकी पूरी कमर टूट जाए। कमर टूटने का मतलब ये है कि आपकी फैमिली का शीराजा भी बिखर जाए, और औरत या लड़की ये बुनियादी तौर पर घर की एक इज्जत होती है, एक तौकीर होती है। अगर इसकी आवाज भी बाहर गई या इसका कदम भी बाहर गया तो समझ लीजिए कि फिर आपकी इज्जतें जो हैं वो स्टेज पे आ जाएंगी। अच्छा, कोई ऐसी चीज आपको ऐसा कुछ करने के लिए बता दें या उनके लिए परफेक्ट? देखिए, मैं बात वही है, ये सारी प्लांटेशन शुरू से होती हैं। अब मसला ये है कि वालिदैन क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इससे सबसे बेहतर बात ये है कि वालिदैन की दुआ तो वैसे भी औलाद के हक में कबूल होती है। इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करें, गिड़गिड़ाएं, इसकी हिदायत के लिए दुआ करें, इसके राह रास्त के लिए दुआ करें, और ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल दे, ताकि जो बात हम कहें वो बुनियादी तौर पर उसको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल जी। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी।
वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और कहते हैं कि दुनिया में जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो बहुत सारे लोग अपने ऐसे होते हैं जिनके हम चेहरे पहचान नहीं पाते और अपनों से ही धोखा खाते हैं। और आजकल इस तरह के केसेस बहुत सामने आ रहे हैं। अभी कुछ अरसे पहले ही न्यूज़ चैनल्स पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक लड़की जिसकी दोस्ती किसी लड़के से थी और उसने उसको धोखा दिया, उसको बुलाया कहीं, उसको मोबाइल गिफ्ट किया, फिर उसकी इज्जत ख़राब की। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने होते हैं। लड़कियां बहुत जल्दी ट्रैप हो जाती हैं और ख़ासकर वो लड़कियां जिनको घर में ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती, वो बाहर तवज्जो ढूंढती हैं। और जहाँ बाहर जब निकलें तो कहते हैं कि लड़की के लिए बाहर निकलो तो हर किसी पे उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा और बहुत सारे धोखेबाज लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं। कभी पैसे के लिए धोखा देते हैं, कभी बिजनेस के लिए धोखा देते हैं। बहुत सारे लोगों की आप चेहरे पहचान नहीं पाते। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 केसेस भी हैं और इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, मुजना के लिए बहुत सारी तालियां जी। और डॉक्टर मुजना से भी हम बात करेंगे क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी होती हैं। बहुत सारे लोग हमें भी धोखा देके निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ धोखा हो गया है। ये अच्छा तुमने कहा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि लोग समझें कि कोई आसमान से नहीं होता, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, बस डिफरेंट लेवल्स के। तो मैं तो इनके एक्सपीरियंसेस फिर सुनना चाहूंगी और ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मकसद भी यही है कि हम कुछ सीख सकें, यू नो, कम अज कम। अच्छा जी, हमारे साथ फरियाल मौजूद हैं और ये सब हमारे पास जितने भी हैं ये रियल केसेस हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि, क्योंकि आप याद रखिएगा जो रियल केसेस होते हैं वो कभी भी अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हर इंसान को अपनी माशरे में निकल के इज्जत बहुत प्यारी होती है। अच्छा, इनके स्कूल के ज़माने से फरियाल को एक लड़का पसंद था और फिर उसका रिश्ता आया तो घर वालों ने फैमिली का स्टेटस मैच ना होने की वजह से रिश्ते से इनकार कर दिया। आखिर फरियाल की जिद के बाद घर वालों ने हाँ कर दी। फिर अचानक फरियाल के अब्बू को बिजनेस में लॉस हुआ और उसके मंगेतर का रवैया उसके साथ बदलने लगा। एक दिन फरियाल ने फ़ोन किया तो किसी औरत ने फ़ोन उठाया और बताया कि वो उसकी बीवी है। उस लड़के ने बताया कि अब उसको फरियाल से शादी नहीं करनी। इस बात को फरियाल ने इतना दिल पर लिया कि खुदकुशी की भी कोशिश की। चंद महीने पहले की बात है। अब फरियाल जो है बहुत परेशान है और सोचती है कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ। अच्छा फरियाल, तो आपको ऐसा नहीं लगा जब आप मिली उस लड़के से कि आपको लालची है, वो इस तरह का कुछ भी आपको फील नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो पहले कुछ भी फील नहीं करवाया उसने। अच्छा। कि वो लालची है या उसके दिल में लालच है। बाद में जब अब्बू के बिजनेस का लॉस हुआ उस टाइम मुझे पता चला कि वाकई में उसको लालच थी। नहीं फरियाल, उस टाइम पे तो पता चलता है कि मतलब तब तो सामने आ गया ना, उसने अपना दूसरा रूप जो है वो दिखा दिया। लेकिन एक होता है कि जब आपके साथ धोखा होता है, आपको पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, फिर आप सोचते हैं कि अरे हाँ उसने उस दिन ये हरकत की, ये भी एक साइन था, लेकिन मैं तो मोहब्बत में अंधी थी इसलिए मुझे फील नहीं हुआ या नज़र नहीं आया या उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो मतलब कुछ ऐसी साइंस सिम्टम्स कुछ तो पता चला होगा कि उसने कभी नहीं, ऐसा कुछ भी उसने कभी भी फील नहीं करवाया जिससे मैं अलर्ट हो सकूं। और जब उसने ऐसा फील करवाया तो बाद में कोई बात ही बाकी नहीं रही थी। उसकी शादी हुई भी थी, आपको नहीं पता? नहीं, आफ्टर द मतलब मंगनी के बाद ही उन्होंने की शादी। अच्छा, जब उनको ये पता चला कि अब्बू के बिजनेस जो है वो अब लॉस में जा रहा है, कि पीछे फैमिली सपोर्ट, हाँ जी, सारी बातें शेयर करते थे हम लोग, मीन्स काफ़ी कांटेक्ट में रहते थे। जब ये सब कुछ पता चला उसके बाद उन्होंने अपना रवैया कोशिश की। भाई ऐसे धोखेबाजों के लिए खुदकुशी, तुम तो बच गई हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बाद में ऐसा होता, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कुछ समझ में नहीं आया था। वही ना, एक तो लड़कियां जज्बाती और लड़के ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं। मतलब यू नो इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली वही बातें करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वही गिफ्ट्स, अटेंशन देना। और ये जो आपने अटेंशन की बात की ना कि जिनको घर में तवज्जो नहीं मिलती, इज़ अ बिग प्रॉब्लम। माँ बाप को अपने बच्चों का, आई नो ये किताबी बातें और सब समझते हैं कि ये सिर्फ फिल्मों में होता है, बट दोस्त होना चाहिए। ये जो माँ बाप कहते हैं कि जी हमसे नहीं होता, हम अप टू डेट नहीं है इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, कोशिश करें अपने बच्चों के साथ बिल्कुल यू नो अप टू डेट रहने की। इससे जनरेशन गैप भी कम हो जाएगा। और ये जो हम कहते हैं ना जी आजकल के बच्चे, व्हाट आजकल के बच्चे, वो जिस दौर के भी बच्चे हैं वो आपके बच्चे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रखना चाहते हैं बच्चे उसी तरह रहते हैं। आप क्या कहते हैं? पहले मुझे 2-3 बातें फिर मैं जरा उस पर तबसरा करूं। मुझे बताइए कि आपकी मुलाकात कैसे हुई थी उससे? स्कूल लाइफ में हम साथ ही थे। हाँ? स्कूल में हम साथ ही थे, क्लासमेट थे वो मेरे। और कॉलेज तक फिर साथ रहे? हाँ जी, अगली वीक स्टडी हमने कंटिन्यू एक साथ ही की थी। एक साथ ही की थी, अच्छा। देखिए साहब, मसला ये है कि धोखा होता ही वहाँ है जहाँ एतमाद हुआ करता है। वाह वाह, क्या बात की है। और जहाँ एतमाद की इंतहा होती है ना,
वहाँ धोखे की भी इंतहा हुआ करती है। धोखा न देना, तुझ पे एतबार बहुत है, ये दिल तेरी चाहत का तलबगार बहुत है, तेरी सूरत न देखूं तो दिखाई कुछ नहीं देता, हम क्या करें हमें तुमसे प्यार बहुत है। एक्चुअल ये जो इल्यूजन वर्ल्ड है ना, हम इस इल्यूजन वर्ल्ड में रहते हैं। लोग कहते हैं साहब कि डेविड कॉपरफील्ड या क्राइस एंजल जो है वो दुनिया के सबसे बड़े इल्यूजनिस्ट हैं। हम सब इल्यूजनिस्ट हैं, हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम सब इल्यूजनिस्ट हैं। हम बुनियादी तौर पे कभी किसी को धोखा देते हैं और कभी कोई हमें धोखा देता है, और कभी नतीजा ये निकलता है हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। धोखा बुनियादी तौर पे आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि धोखा क्या है। होता ये है कि जब आप अंधे बहरे गूंगों की तरह किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं ना, किसी की मोहब्बत में फरीफ्ता होकर, किसी पर अपने आप को वारी करके, किसी पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए, उन रिश्तों, बहुत तल्ख बात करने जा रहा हूँ, मुमकिन है मेरी बात आपको शायद तल्ख लगे, लेकिन बात ऐसी ही होनी चाहिए क्योंकि आपके जरिए से बहुत सी इस वक्त जो है वो बच्चियां इस बात को सुन रही होंगी। जिस माँ ने, मेरी बात को समझना फरियाल बेटा, जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में तुमको रखा, जरा उस माँ से ये पूछो कि किस सर्दी, किस गर्मी, किस खिजा, किस बहार, किस तकलीफ, किस गम, किस खुशी के अंदर उसने तुम्हें अपने पेट के अंदर कभी किसी कमी को महसूस होने दिया? वो कहेगी नहीं होने दिया। वो खुद गीले पर सोती थी, वो खुद गीले पर सोती थी, तुम्हें सूखे पे इसलिए सुलाती थी कि मेरी बेटी, मेरी नन्ही सी बच्ची जो है उसको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। उस बात से जाके पूछो कि जब उसे ये पता चला था पहली मर्तबा अल्ट्रासाउंड में कि मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा होने वाली है, उसकी खुशी का आलम उस वक्त पूछो कि वो कितना खुश होगा कि अब मेरे यहाँ अल्लाह की तरफ से रहमत आने वाली है। जिस वक्त तुम्हें माँ ने जना होगा ना, उस तकलीफ को बच्ची सोच नहीं सकती कि उस तकलीफ को किस अंदाज से उस माँ ने बर्दाश्त किया होगा, और इस दुनिया के अंदर जब तुम आई होगी तो उस खुशी का पैमाना तुम नहीं लगा सकती कि जिस खुशी में मैं असल में डॉक्टर साहब वो बात मुकम्मल कर लूं कि वो खुशी जो है उसका पैमाना तुम समझ नहीं सकती कि क्या है, कि जिस वक्त उसने खुशी से बताया होगा कि आज मेरे यहाँ जो है एक नन्ही परी आ गई है, एक नन्ही शहजादी आ गई है। जिस वक्त बाप जो है वो मिठाइयाँ तकसीम कर रहा होगा ना अपने रिश्तेदारों के अंदर कि आज तो मेरे यहाँ रहमत आ गई है अल्लाह की, अब तो बस मुझ पर करम ही करम है, उसका तुम अंदाजा नहीं कर सकती। अब आओ उस तरफ कि जिस वक्त उन्होंने हर मौसम से तुम्हें महफूज रख के, हर तकलीफ से तुम्हें महसूस रख के पाल पोस के बड़ा किया था इन अरमानों के साथ कि मेरी शहजादी है, ये मान होती है बेटी, बेटी मान होती है, बेटी नाज होती है। ये डॉक्टर साहबा बैठी है ना, ये नाज है अपने वालिदैन का, ये जवेरिया बैठी है फख्र है अपने वालिदैन का कि ये नाज इसका नेमुल बदल नहीं है। अब जरा सोचो, उम्र के 18वें साल, 19वें साल, 20वें साल जो है तुमने उन तमाम मोहब्बतों को एक तरफ किया और करने के बाद जो है एक लवेरिया जैसे मर्ज के नाम के ऊपर जो एक ऐसे लड़के जिसको तुम जानती भी नहीं हो, सो कॉल्ड तुम जानती हो स्कूलिंग के ज़माने में, लेकिन तुमने अपना सब कुछ उसको दे दिया, और उसके बाद क्या निकला? उस लड़के की निगाह तुम पर नहीं थी, उस लड़के की निगाह तुम्हारे बाप की दौलत पर थी कि उसने देखा कि वो कोलैप्स हो रहा है, तो अब मुझे फरियाल की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 2 बातें आ गई। औरत को यह हक है कि वो अपनी पसंद की शादी करे, गलत कहते हैं लोग, औरत को यह हक है कि वो अपनी पसंद की शादी करे, यह हक दिया है इस्लाम ने। लेकिन याद रखो कि कितना अच्छा हो कि अगर हम अपनी निगाह को या अपनी चाहत को अपनी वालिदैन की चाहत के साथ पिरो दें, उसकी बुनत को अपने वालिदैन की मोहब्बत और उनके अरमानों के साथ बुन दे, तो यकीन मानिए हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाती है और हमारी आखिरत। हमारे केस में कुछ नहीं है, असल में ये रोमियो जूलियट, शीरी, फरहाद, हीर, रांझा, ये शाहरुख खान, ये काजोल, ये दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, ये दिल वाले, ये सारी जो हम फैंटेसीज की दुनिया के अंदर रहते हैं ना, असल बिगाड़ सारा ये। हकीकत ये है कि जो निगाह तुम्हारे वालिदैन की है, मैं बड़ी कैटेगोरिकल बात दुनिया की तमाम बच्चों से कह रहा हूँ, वो निगाह बच्चों की नहीं हो सकती। वालिदैन को मालूम होता है कि अच्छा क्या बुरा क्या है। अच्छी आइडियल सिचुएशन ये है कि आपकी ख्वाहिश आपके वालिदैन की निगाह के साथ जुड़ जाए, उनके अरमानों के साथ जुड़ जाए, तो उससे बेहतर कोई बात नहीं है। बिल्कुल, और कुछ नहीं। सुसाइड अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है, और अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए तुमने सोचा, और अब वो तो देखना बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देखो साहब, बात पता ही क्या है, अभी तो तुम यहाँ पे संभल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना मैंने इसी माशरे के अंदर, मतलब हम सब ने देखा है कि लाइव टीवी चैनल जो है बैठे हुए होते हैं, DSNGs लगी हुई होती हैं, अदालतों के अंदर
अपने वालिदैन की इज्जत को रौनते हुए लड़कियां खड़ी हुई होती हैं और ये कहती हैं कि मैं अपने शौहर के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, अपने प्यार के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, अपने इश्क के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। उसने जब अपनी दहलीज से पहला कदम बाहर रखा, इसका मतलब यह है कि उसने अपनी माँ की, अपने बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रौंदा और रौंदने के बाद जो है वो जाके कोर्ट्स में और खड़ी पता है वापसी के जो दरवाजे हैं ना वो बंद हो जाती हैं। बट मैं सब कुछ माफ करने को तैयार हूँ। दिस सुसाइड अटेम्प्ट ना जिया दिस एज, it's unbelievable। हमारे यहाँ सुसाइड हॉटलाइंस नहीं है अमेरिका और दूसरे ममालिक की तरह, क्योंकि कहा मुझसे ये जाता है कि जो चीज हमारे इस्लाम में हराम है उसके बारे में बात करने का फायदा क्या, बट हो रहा है। सी दिस इज द ट्रूथ। एक होता जो होना चाहिए आइडियल सिचुएशन और एक वो है जो एक कड़वा सच है। बेटा बात पता है कि नौरोज और फातिमा जैसे किरदार मत बनाना। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें बताऊं, मैं उनके वालिदैन के बारे में सोचता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखो वो बच्चे क्या था, अगले जन्म में मिलेंगे। क्या अगला जन्म है जी? हमने उनको हीरोज बना दिया, वो हीरोज नहीं है। ठीक है, वो मत बनना, वो मत बनना। अल्लाह ने जिंदगी दी है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये तुम्हारे वालिदैन की अमानत है बेटा, ये तुम्हारी माँ की अमानत है, ये तुम्हारे बाप की अमानत है। इस वजूद को अपना वजूद मत समझना, अपने वालिदैन का वजूद समझना। बिल्कुल। और दुआ हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर दुआ के बारे में बात करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। धोखा माशरे में एक ऐसा जुर्म जिसका शिकार हर इंसान किसी न किसी तरह होता ही रहता है। वो अपने भरोसे का आदमी है। भरोसे का है तो क्या हमें ही चूना लगाएगा? माशरे में बढ़ती हुई बुराई की तरह धोखेबाजी इंसान की रगों में उसी रफ्तार से बढ़ रही है, और इंसान है कि वो दुनियावी रंगीनियों में इतना महव है कि उसे अपने अंदर की बुराई दिखती ही नहीं। भाभी को पता चल गया ना तो घर से निकाल देगी तुझे। अगर मैंने छोड़ दिया ना तो जिंदगी भर अकेली रहेगी। और धोखेबाजी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो दुश्मनी में कब बदलती है पता ही नहीं लगता। लेकिन कभी धोखा देने वाला शख्स ये नहीं सोचता कि उसमें बड़ी ताकत होती है। ये कभी मरता नहीं और घूमकर एक दिन वापस आपके पास ही आ पहुंचता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे छीन लिए जुल्म सितम से, पहले तो होश छीन लिए जुल्म सितम से, जुल्म सितम से। दीवानगी का फिर हमें इल्जाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे हो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां,
बरसे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी इसे थाम लिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे हो। काशिफ भाई, क्या गाना आपने गाया है इस वक्त, मतलब और से चलते हुए ना। हाँ बहुत जबरदस्त, और बड़े मुझे भी धोखेबाज याद आ गए जिंदगी के सबसे। तो दोस्तों ने इतने धोखे दिए हैं, अल्लाह माफ करे। जवेरिया, वो अगेन फिल्मी बात के इसमें से कुछ पॉजिटिविटी भी निकालना चाहिए। हाँ। ये लेसन्स हैं, बिल्कुल। हम जो आगे जिंदगी को फेस करने के लिए प्रिपेयर होते हैं, जो अपने आप को सख्त कर लेते हैं, वो इन धोखों की वजह से, इन सबक, ये सारे सबक ही है ना। और क्या अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारा पूरा माशरा जो है ना, एक्चुअली ये हम इल्यूजन वर्ल्ड में रहते हैं, और इल्यूजन हर शख्स एक दूसरे को धोखा दे रहा है। अच्छा, आप पूछे कैसे? बीवी शौहर से कुछ ना कुछ छुपा रही होती है, शौहर बीवी से बहुत कुछ छुपा रहा होता है? होता ये है कि उसके साथ बैठा होता है और हेडफोन लगा हुआ होता है, उसको ये नहीं मालूम कि वो बात किससे कर रहा है, वो ये समझ रही है कि कारोबारी बात कर रहा है, उसे मालूम है कि वो किससे बात कर रहा है। बाप बेटे को धोखा दे रहा है, बेटा बाप को धोखा दे रहा है, बेटी बाप को धोखा दे रही है, माँ को धोखा दे रही है, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दोस्त आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आप इस माशरे के अंदर किसी भी रिश्ते को उठा लीजिए, कमो बेश बल्कि अक्सर व बेशतर हम एक दूसरे को धोखा ही दे रहे होते हैं। जहाँ हमें झूठ का सहारा रहने पड़े वो धोखा ही हाँ, अच्छा, दूसरी बात, अगर हम धोखा नहीं भी दे रहे, हम अपनी जात को तो धोखा दे रहे हैं। यानी आप यूं समझ लीजिए कि मैं अगर एक अजीब सी बात करने जा रहा हूं कि हम इस दुनिया में, जिस दुनिया को पानी के बुलबुले से ज्यादा की हैसियत नहीं है, जिसकी हैसियत मच्छर के पर से ज्यादा नहीं है, हम इस दुनिया के अंदर इस हद तक घुस चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं कि हलाल हराम की हमें तमीज नहीं रहती, सही गलत की हमें तमीज नहीं रहती, जायज नाजायज की, जी, जायज नाजायज की हमें जरूरत, मतलब पता नहीं होती कि जायज क्या है और नाजायज क्या है। हम इस दुनिया के अंदर इतना गर्क हो चुके हैं कि हम दुनिया के धोखे के अंदर, यानी इस माशूक की जुल्फों के इतने असीर हो चुके हैं कि हमें इसके हुस्न के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, और नतीजा ये निकलता है कि इसी दुनिया के ऊपर हम सब कुछ फरीफ्ता करने को तैयार हैं। सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन बड़ा आसान है। मसला ये है कि अगर इस दुनिया को, बात वहीं आ गई ना, इस दुनिया को, कि जिस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला मच्छर के पर से ज्यादा हैसियत नहीं देता, जिसके बारे में मैं अगर इजाजत दें तो मैं एक हदीस आपको सुनाई देता हूं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अदा करके सहाबा के साथ एक जगह से तशरीफ ले जा रहे थे। आपने एक बकरी का मुर्दार बच्चा देखा जिसके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे, जवेरिया कीड़े रेंग रहे थे। आपने पूछा कोई इसका खरीदार है? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कौन खरीदेगा? एक तो बकरी का मुर्दार बच्चा, उसके जिस्म पे कीड़े। फरमाया, अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत इससे ज्यादा कमतर है, इससे ज्यादा कमतर है। और हम क्या कर रहे हैं साहब, इसी दुनिया के लिए अपने ताया, अपने चाचा, अपने मामू गर्दने मार लूं, हलाल हराम कहीं से आ जाए। एक जमाना ऐसा आएगा, हदीस का मफहूम है कि लोग पैसा कमाएंगे इस बात से मावरा होके कि वो हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। क्या मतलब, बस आना चाहिए, आना चाहिए। और आज वो जमाना आ चुका है कि हम सारे काम हमारे साथ सामने मिसाल बैठी दुआ, इनके सगे ताया ने इनके वालिद के साथ बिजनेस में धोखा किया और इनके हालात बद से बदतर होते चले गए। उस वक्त भी उन्होंने इनका कोई साथ नहीं दिया। उसके बाद फिर इसने कम उम्री में अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, अपने बाप को, क्योंकि हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि देखें, एक तो पैसे जाने का दुख, दूसरा भाई की तरफ से धोखा। तो उसके बाद वो ज़ाहिर बीमार रहने लगे, तो इसने अपने छोटे बहन भाइयों को मेहनत करके पाला पोसा, और अब ज़ाहिर शादी भी कर दी बहन की, और अभी इनकी शादी नहीं हुई है। बाकी फ़राइज़ से सुबकदोश हो चुकी हैं, लेकिन दुआ। लेकिन बस इनका कहना यही है कि उस वाक़े को ये दिल से भुला नहीं पा रहे, क्योंकि कहते हैं ना, अपनों से जब धोखा मिलता है तो वो भुलाया नहीं जाता और उसकी तकलीफ भी ज़्यादा होती है। ताया ने, लेकिन ताया के भी हालात अब अच्छे नहीं है। ये जो जैसे पैकेज में बेटी को तलाक हो चुकी है, कर्मा comes back, अब
ये फातिमा साहब के जुमले थे जो आपने पैकेज में चलाए। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने भी अब ये शुरू, पहले होता था ना क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा, वहाँ भुगतना पड़ेगा, अब दुनिया में ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। आपने देखा ना आपके ताया के साथ क्या हुआ। हाँ, अब उनकी बेटी इतनी बदतमीज थी, अब उनकी तलाक हो गई है। उन्होंने हमारे साथ धोखा दिया ना हमें, अब अल्लाह उन्हें भी पूछेगा। उनके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। जी सब आपका माल हथियालिया सब कुछ। जब हमें उनके साथ की जरूरत थी उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। मेरे बाप को हार्ट अटैक आया, कहाँ बड़े बड़े साथ देते हैं ना, हमें छोटे छोटे को ही छोड़ के चले। मेरी माँ अब इतनी बीमार है, मैंने अपनी शादी खुद नहीं की कि मैं अपने बहन भाइयों को पढ़ा लूँ, उनको अच्छी तालीम। जिस तरह का ज़माना आजकल चल रहा है हम उस तरह तो खड़े हो नहीं सकते, मगर थोड़ा मुकाबला तो उनके साथ कर सकते हैं। एक बात बताऊं बेटा, जिस तरह का ज़माना चल रहा है, ये जुमला आज से भुला देना। ज़माने को अपने मुताबिक चलाओ, ज़माने से कहो मेरे मुताबिक चल, मेरे मुताबिक। जिस दिन ज़माने के मुताबिक चलना शुरू कर दिया ना, ज़माना पैरों तले रौंद देगा और नाम भी नहीं होगा नामों में, याद रखना। ज़माने के पीछे मत चलना, ज़माने को अपने पीछे चलाओ। यहाँ खड़ा करो ज़माने को, उसको कहो मेरे पीछे चलो। एक बात। दूसरी बात ये कि इस बात को अब भुला दो, क्योंकि अल्लाह जो है ना, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कही ना बात, ये बड़ी कमाल बात है। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जरा बराबर नेकी की है उसके सामने आएगी, और बुराई की वो भी सामने आएगी। और ये तो टिट फॉर टैट जो है ना, ये तो कुदरत का ऐसा कानून है। अब तो दुनिया में अल्लाह डिलीवर करता है। इसमें भी स्पीड आ गई। आपने नोट किया, पहले तो बहुत टाइम लगता था, हम सोचते थे कब होगा, इसने हमारे साथ बुरा किया, कब। माफी चाहती हूँ, ब्रेक, हाय हाय, सारा फ्लो खत्म हो जाता है और सारी बातें जो है ना ऑडियंसेस मिस कर जाती हैं, क्योंकि वो ऑफ एयर हम करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। अच्छा जी, अभी अभी हमें पता चला है, खबर मिली है यहाँ पर, चूंकि हम शो कर रहे थे इसलिए हमें पता नहीं था। अभी भी खबर मिली है कि 4 सदा में बादशाह खान यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दों का हमला हुआ है पेशावर में। 3000 अफराद अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर महसूर हैं, जबकि 6 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें एक तालिब इल्म है और बाकी गार्ड्स हैं। फौजी दस्ता मदद के लिए रवाना हो चुका है। या अल्लाह, पेशावर में एक दफ़ा फिर देखिए, ये जो टाइमिंग है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। अभी जाहिर है चूँकि ईरान और सऊदी अरब के मसले पे इस वक्त जनरल साहब और पीएम साहब अपनी मुकम्मल एफर्ट्स दिखा रहे हैं, और अल्लाह करे कि जो इस्लामिक ब्लॉक में जो वो एक हम आहंगी लाना चाहते हैं और सालिस का जो किरदार पैदा करना चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पे, मेरा ईमान है, मैं बहुत कैटेगोरिकल और बहुत अकीदे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन अब बन रही है ना, पाकिस्तान अपनी उस लीडरशिप की तरफ अब जा रहा है कि जहाँ पर पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी बैनुल अक़वामी सतह पे इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान की ना में ना होगी। लेकिन ये जो टाइमिंग है ना इस वक्त जबरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह करे अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि एपीसी को हम अभी तक नहीं भूले। एपीसी की एपीएस के दर्दनाक जो मनाजिर है वो अभी तक हमारे जहन से नहीं निकले। एपीएस के वो बच्चे अभी भी उनकी आहो बुका जो है वो हमारे जहन में है, और एपीएस के उन बच्चों का खून, एपीएस के उन बच्चों के आंसू, एपीएस के उन बच्चों की वालिदैन की दर्दनाक आवाज़ें इस वक्त भी हमारी समातों से टकरा रही हैं, और बार बार हमें पुकार के कह रही हैं कि अब सोना नहीं, अब गफलत में अपने आप को गर्क मत करना। जिस वादे के तहत, जिस कमिटमेंट के तहत हमारे नन्नों ने अपनी जानें दी हैं इस पाकिस्तान के लिए, अब तुम्हें खड़े होकर इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। तो वो आवाज़ें अभी भी हमारी समातों में गूंज रही हैं। लेकिन ये जो बात है, इस वक्त जो ये वाक़या आज अब हुआ है, 3000 इस वक्त स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। मेरी दुआ अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन इस वक्त पूरी कौम को मैं बार बार एक बात हमेशा इस मौके पर अर्ज़ करता हूँ और एक बार फिर अर्ज़ करूँगा, 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तो बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तानियों को डिसाइसिव होना पड़ेगा। ये दहशतगर्द, ये इंतहा पसंद, ये कभी भी मुसलमान नहीं थे। ये बड़ा कैटेगोरिकल बात है। आपको ये समझना होगा कि ये आपके दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, और आपको प्रो पाकिस्तान या प्रो नेशनलिज्म की अप्रोच को लेकर पाकिस्तान के दिफा
और इसकी सलामती के लिए सबको तमाम फिरकावाराना सोच से बालातर होकर पॉलिटिक्स सोच ही नहीं सकती ना, थिंकिंग अबाउट द चिल्ड्रन और उनके माँ बाप के बच्चे वहाँ पर मौजूद होंगे इस वक्त, उन घर वालों का क्या होगा। बल्कि हमारी टीम के एक हैं अली भाई, उनकी भाभी उस यूनिवर्सिटी में है इस वक्त और वो इस वक्त फौरन अपने घर गए हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इसी दुआ के साथ कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो प्लीज़ दुआ करें, अपने घरों में नमाजें पढ़ें, दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं सबकी जानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुश्मन को गरक करें। आमीन। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपको सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोच, मुहाजिर इन तमाम लिसानी कास्ट से बालातर होके, आपको इस बात से भी बालातर होके कि आप देवबंदी हैं, आप बरेलवी हैं, आप अहले हदीस हैं, आप अहले तशय्युई हैं, आपका किसी भी सेक्ट से ताल्लुक है, इस वक्त आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए आपको जो है वो आगे बढ़ना होगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन लोगों को अपनी खास अमान में रखे, पाकिस्तान को सलामती अता करे और जिस फेज से हम गुजर रहे हैं अल्लाह ताला इस फेज से पाकिस्तान को आसानी के साथ निकाले। आमीन सुआमीन। और प्लीज़ अपने घरों में दुआ कीजिए उन तमाम लोगों के लिए जो अंदर महसूर हैं। 3000 लोग हैं, 3000 लोगों की जानों का सवाल है। सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन सब की जानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और हमारे फौजी दस्ते जो निकल चुके हैं उनको अल्लाह ताला कामयाबियों की मंजिल तक पहुँचाए। आमीन सुम आमीन। वक्त ख़त्म हुआ है प्रोग्राम का, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल हमारा शो पता नहीं जो हमने शो सोचा हुआ है वो होगा या नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो कि किसी को भी शो को बिल्कुल। कल हमारा जो है शो खातून पाकिस्तान कॉलेज में है और हम आपको बता रहे हैं कि खातून पाकिस्तान कॉलेज में हम कल शो करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिएगा सतरंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। ये रंग दुआ का, ये रंग दोस्ती का।